हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आ गए आप। बिल्कुल भी आप में जो है पेशेंस नहीं है। कितने कमेंट आपने किए कि सर आंसर की अरे सोल्व करने में समय तो लगता है ना प्यारे बच्चों। तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय न्यू क्लासरूम में। आज आप सामाजिक का पेपर देकर आए हैं। ABCD पार्ट 1 में क्या था, सिर्फ सीरियल नंबर ही जो है बदला हुआ था, सेम था। तो ABCD का पार्ट 1 इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, यानी एक करेंगे तो अपना अपना सीरियल के मुताबिक सभी बच्चे देख लेना, और एक और सोल्व कर देंगे सेट सी का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक नंबर वाला पार्ट 2 था। ठीक है, बाकी भी एक एक करके लाएंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा रखते हैं। ABCD के पार्ट 1 और सी का पार्ट 2 यानी एक नंबर वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। सेट बी में से ले लेते हैं, चलो किसी में से भी ले सकते हैं ना। पार्ट 1 तो हिस्ट्री का उठा लेते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की, स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, इसमें क्या लिखना था, कैरिकेचर बनाए जाने लगे, कार्टून बनाए जाने लगे, है ना, साम्राज्यवादियों को चिढ़ाने के लिए या साम्राज्यवादी राष्ट्रवादियों को चिढ़ाने के लिए। तो एक तरह से इसमें किसने काम किया, राष्ट्रवादियों के लिए जो है ना, एक तरह से उकसाने का काम किया कि वो राष्ट्रवाद के प्रति जो है जागरूक हुए, है ना। और जैसे उन्होंने उपहास किया तो ये इसकी वजह से भी। और दूसरा जो है पुस्तकालय बनाए गए, वो मिल मजदूरों द्वारा बनाए गए, और उनको ये था कि जनमानस में शिक्षा का प्रचार हो। तो ये भी बात जो है राष्ट्रवाद के लिए सहायक सिद्ध हुई भारत में। ठीक है, तो साम्राज्यवादी जो करते थे तो राष्ट्रवादी भी पीछे नहीं रहते थे, वे भी मोटिवेट होते थे। तो एक तरह से हम देखें तो ये मुद्रण संस्कृति ही थी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और मतांतरण भी हुए। अब जब लिखेंगे हम, है ना, तो जो बौद्धिक संपदा है वो मतांतरण भी आते हैं, तो उसमें जो है वो जोड़ने का काम भी तो करती है। तो दोनों में उसमें फ़ायदा होता है। राष्ट्रीय अखबार छपने लगे बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा तो हिंदी में ही थे, है ना। तो इस वजह से भी जो है इस तरह से आपने ये 5 नंबर का था लिखना था। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है यही करके आए होंगे। उदारवादियों तथा रूढ़िवादियों के विचारों की तुलना आई हुई थी, उम्मीद है ये आप कराए होंगे। और यूरोप में वुड ब्लॉक विधि क्यों प्रचलित हुई। अब देखो वुड जो था मार्को पोलो, है ना, जब 1245 में चीन की यात्रा पर गया और जब आया वहाँ देखा उसने कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक थी चाइना के अंदर थी ना सबसे पहले। तो जब वो वापस गए तो वहाँ उन्होंने भी जो है इस तरह से, इसी तरह से वुड ब्लॉक सिस्टम से जो है किताबें लिखने लगे। इतालवी लोग भी जो हैं, तो इस तरह से प्रचलित वहाँ भी, ये यूरोप में भी जो है वुड ब्लॉक विधि प्रचलित हो गई थी। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। अरे भाई, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों नहीं होंगे। ये तो एक्ट, अब देखो भारी विरोध था फिर भी पारित करवा लिया गया। इंपीरियल जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, कोई सुनवाई नहीं हुई। और था किस लिए कि अंग्रेज चाहते थे कि हम को मौका मिल जाए इस एक्ट के थ्रू कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको हम कुचल दें, है ना, जो इंडियन लगे हुए हैं। और प्रावधान इसमें इतना खतरनाक किया कि किसी को भी हम पकड़कर जेल में डाल देंगे 2 साल तक बिना मुकदमा किए ही। तो विरोध तो इसका होना ही था। राजनीति विज्ञान में आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आया हुआ था कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। भाई सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है, इसमें ये लिखना था, बड़ा क्वेश्चन है ये, कि टकराव कम से कम अगर रखना है तो सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। राजनीतिक रूप से अगर स्थिरता हमने रखनी है तो ये ज़रूरी है। हिंसा पर विराम लगाना है तो सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है, अगर एक ही पक्ष अपने पास ही रखना चाहेगा। और सच्चे जो लोकतंत्र की आस्था है वो भी तो सत्ता की साझेदारी में ही है ना। तो इस तरह से जो है आपने इसमें लिखना था। और राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां तो सबसे पहले जो आज भी भारत में बात की जाती है, जब भी कोई चुनाव आता है लोकसभा का विशेषकर, कि आंतरिक लोकतंत्र का बड़ा अभाव है। जो एक परिवार घराने हैं उन्होंने ही एक पार्टी को अपने आप को समझा हुआ है। तो इस तरह से आंतरिक लोकतंत्र नहीं है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये CM होंगे, ये वो होंगे। तो वंशवाद का जो है इसमें चुनौती है। इल्ज़ाम लगते रहते हैं किसी किसी राजनीतिक दलों पर। और अपराध का और पैसे का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है, ये भी जो है राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां हैं। बाहुबली जो हैं अपने आप को, ठीक है। और विकल्पहीनता की भी जो है एक चुनौती है कि करें तो करें क्या, क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो ये 4-5 बातें आपने इसमें लिखकर 5 नंबर ले लेने थे। राजनीतिक समानता क्या है। अब भाई राजनीतिक समानता है कि सभी नागरिकों को जो है सरकार के कामों में भाग लेने का, गठन में, चुनाव में जो है अधिकार हो, और किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का जो है पक्षपात
जातिवाद, भेदभाव, है ना, या उसको उच्च ना समझा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो, राजनीतिक हमारा तंत्र ऐसा हो। ठीक है, तो 1992 में छठा क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, संविधान संशोधन से पहले और बाद में जो स्थानीय स्वशासन था उसके महत्वपूर्ण अंतर बताइए। कि पहले दो व्यवस्थाएं थी, एक केंद्र सरकार हुआ करती थी और एक राज्य सरकार, देश जो है बटा हुआ था। फिर एक और आया 1992 में, स्थानीय भी आ गया। ठीक है, अब उससे पहले क्या होता था कि चुनाव के लिए भी कोई समय निर्धारित नहीं था। फिर 1992 में जब आया तो ये हुआ कि, तो 1992 में लिखी कि स्थानीय जो है स्वशासन की ओर ध्यान दिया गया इसके आने की वजह से, और दूसरा उनके चुनाव भी समय पर करवाने के बारे में। तो ये दो बातें आपने इसमें लिखनी थी, उम्मीद है आप ऐसा कराए होंगे। पेपर आसान था, मैं तो यही कहूँगा। आप इसको किस में रखते हैं, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट में, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे। ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। विनिर्माण क्या है भाई? गन्ने से चीनी बना दी, है ना, ये विनिर्माण हो गया। और लकड़ी से कागज़ बना दिया, विनिर्माण हो गया। तो क्या परिभाषा देंगे आप? कच्चे माल को, है ना, वो एक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना कि जिससे उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाए, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? आधारभूत भी जिनसे जो है निर्मित माल दूसरे उद्योगों का आधार होता है। जैसे लोहा है, लोहे को रक्षा में, है ना, और वैज्ञानिक उपकरण में, ठीक है, चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, तो ये क्या है? लोहा क्या हो गया? आधारभूत उद्योग हो गया। नक्शा आया हुआ था 5 नंबर का, आपको बार बार बताया था, ये वीडियो भी आपको दिखाया था कि कम से कम 2, 3 और 5 नंबर वाले ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। बिल्कुल वही आए हुए, हमने आपको दावा किया था कि अगर आप ये भी कर लेंगे तो 95% उसी में से आया, और आया भी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में रक्षा भारत के मानचित्र पर दर्शाना था, ये आप देख पा रहे हैं। कोयना बांध है महाराष्ट्र में, दिखाइए आप। आपने बस नंबर 1 डाल देना था यहाँ पर, महाराष्ट्र कहाँ है आपने देख लेना था। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। पेरियार बांध है, ये देखिए आप, तमिलनाडु से ऑपरेट होता है केरला में। तो यहाँ पर नीचे डॉट या 2 लिख दो आप यहाँ पर डॉट डाल के। नर्मदा नदी दिखानी थी, ये आप देख पा रहे हो, महानदी है। और पारादीप समुद्री पत्तन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चे। इसमें अथवा में आया हुआ था, कृषि को प्रभावित करें और चावल की खेती की व्याख्या करें। ठीक है, तो भूमि को जोतना, आप तो सब किसान परिवारों से है, कृषि क्या होती है ये आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। लिख देना था कि भूमि को जोतना, उस पर फिर फसल उगाना, पशु पालना, ये सब किस में आते हैं? कृषि में आते हैं। मछली पकड़ना, वानिकी, है ना, तो कला, वानिकी की कला और विज्ञान को जो है कृषि कहते हैं। ठीक है, अब चावल की खेती अगर बात करें, कृषि के बारे में थोड़ा और लिख दो। गहन निर्वाह कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि होती है। यहाँ चावल के बारे में पूछा था तो आप लिख दो चावल के बारे में। हर छठे महीने हर साल आप चावल उगाते भी हैं। तो तापमान है, उष्ण कटिबंध का ये जो है फसल है ना, गर्म और आर्द्र जो है जलवायु चाहिए होती है, इंडिया में है, अच्छी है। 25 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर लिखें। सिंचाई की व्यवस्था होनी जरूरी है, समतल भूमि होनी जरूरी है, श्रम बहुत अधिक चाहिए होता है। आप देखते ही हैं कितनी दिक्कत होती है, लेबर नहीं मिलती है हमें कटाई के समय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका भूगोल का। अर्थशास्त्र में देख लेते हैं। धारणीयता का विषय जो है विकास हेतु क्यों जो है महत्वपूर्ण है? कि हम ये कहते हैं ना कि वी हैवंट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, रादर वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने ये रिसोर्सेज अपने अगली जनरेशन को देकर जाने हैं। वो कहेंगे ये नहीं पापा 3 स्टोरी मकान तो बना दे, पर पानी तो आप सारा पी गए, पानी तो रखा नहीं हमारे लिए। तो धारणीयता का विकास यही है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भावी पीढ़ियों को भी समझौता ना करना पड़े, ऐसा विकास धारणीयता विकास कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? यही है जो चेतावनी देते रहते हैं, भैया वरना मुश्किल होने वाली है, सारा साधन पड़े रह जाएंगे आपके। ठीक है, उदाहरण देकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में अंतर स्पष्ट करो। अब आप देखिए कि जो प्रकृति वस्तुओं से उत्पादन होता है करते हैं वो जो है प्राथमिक होते हैं, जैसे कृषि है ना, पशुपालन है, मुर्गी पालन है। द्वितीयक है कि हम उसका रूप बदल दें। ठीक है, रूप बदल दें तो इंडस्ट्री सारी जो आ जाती है, इसके अंदर मूल्य वृद्धि कर देते हैं, जैसे सूती कपड़ा है ना, या लोहे का है। ठीक है, लोहे से चीज़ें बना देनी। तृतीयक में सेवाएं आ जाती हैं, बैंक वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से डिटेल आपने दे देनी थी। बैंकों के कार्य है कि देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होते हैं, ये इनका काम है कि
अर्थव्यवस्था का संचालन करना, विकास का, और ऋण अगर किसी को चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए चाहिए या किसानों को चाहिए, ठीक है, तो हर तरह की व्यवस्था नागरिकों के लिए करना, ये बैंकों के कार्य होते हैं। मनरेगा अधिनियम है कि जो कार्य करने में सक्षम है और जिन्हें कार्य की आवश्यकता है, सरकार कहती है कि हम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देते हैं आपको, ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, और भूमि से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ऐसे कार्यों में जो है श्रम इसमें लगाना होता है। तो ये आपने मनरेगा 2005 में ये एक्ट बनाया गया था, महात्मा गांधी बाद में इसका नाम पड़ गया था, ठीक है, पहले नरेगा था। तो इस तरह से बेसिक बातें ये आपने मनरेगा का आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर वर्ष ये पूछ लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो था आपका पार्ट ए, सेट ABCD का। अब एक पार्ट इस वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा होने जा रहा है वीडियो। बाकी वीडियो में बना रही हैं मेन ब्रांच से राधिका और चीका से रजनी लगी हुई हैं, अमित वर्मा जी लगे हुए हैं रोहतक से, वो भी लेकर आ रहे हैं B, D और A। तो आज इसको हम C का मैं आपको करवा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप भी आगे आने वाले पेपर में इंग्लिश का तो चलो मैं ही बना दूंगा सारे सेट, आपने बनाना हो आप भी भेज दो, विज्ञान का, ठीक है, जो भी ऑप्शनल है उसका, हिंदी का आप भी भेज सकते हैं वीडियो बनाकर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। मल्टीपल चॉइस की आपको वेट है, अगर आप सेट C के हैं तो बैठे रहें, इस वीडियो में सेट C करेंगे हम और बाकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेट C में आए हुए थे, सेट C को आज कवर कर रहे हैं हम। और लिबरलिज्म शब्द में लिबर शब्द का क्या अर्थ है? आज़ाद, ठीक है, फ्रीडम का गणतंत्र, पूंजीवाद नहीं आएगा इसके अंदर। जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे ड्यूक मेटरनिख ने। बिल्कुल ए सही है इसका, क लिख के आए हैं तो सही है। गुडेन पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वहाँ के नेता थे, ठीक है। महात्मा गांधी भी अपने ढंग से लगे हुए थे और ये लोग अपने ढंग से लगे हुए थे। हिंद स्वराज की पुस्तक में भी इनका जिक्र है, किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक है। और 1970 और 93 के मध्य में बेल्जियम में कितनी बार संविधान में संशोधन किए गए? 4 बार। 4 बार आएगा, 2, 3, 5 नहीं। बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा जो थी? डच बोली जाती थी और 59% था, ऐसे है ना, बोलते थे। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों के बीच किया जाता है, बी सही है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 3 हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है? तो अनुसूचित भाषा का आप कह सकते हैं 22 को, बिल्कुल 22 को। हिंदी के अलावा 21 हैं, 21 नहीं है, 22 हैं, ठीक है। तो ये है 12वां आ जाएगा। जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं, ठीक है। फिर ना किसी की भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई तो मिलजुल के। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 हैं। और अनेक राज्यों में हैं अलग अलग तरह के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, A.O. ह्यूम ने की। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, ए आ जाएगा इसका, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बता दीजिए 15 में से 15 किस किस के आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए कि सर अब तक तो ये ठीक है, और जो आपने 40 नंबर का पार्ट A कराया था हमें, उसमें से भी मेरे इतने आ रहे हैं और 15 जमा अब तक इतने हो गए हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाया कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल अपनी बढ़ाइए, बुद्धू नहीं बने रहना है, एक्टिव बनना है सभी बच्चों ने। चलिए कमेंट सेक्शन में अपने मोबाइल देना। अभी तो ऐसे देख रहे हो ना, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अपने मोबाइल को वर्टिकल कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे देख रहे हो ऐसे कर लो, ठीक है। नीचे यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स होता है, उसमें लिख दीजिए कि सर 15 में से इसमें इतने ठीक हैं और 40 नंबर का आपने कराया उसमें इतने आ रहे हैं। तो 16वां सवाल देखिए, लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है, क्या क्या सुनिश्चित करती है? निष्पक्ष चुनाव हो, राजनीतिक समानता हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल खालिस्तान के पास पंजीकरण कराना होता है, चुनाव आयोग के पास कराना होता है, बिल्कुल ठीक है। विधायिका डैश और डैश सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, बिल्कुल ठीक है, लेजिस्लेचर के अलावा, ठीक है। तो बहुसंख्यकवाद को परिभाषित करें कि अपनी मर्जी से शासन करने की सोचते हैं कि वे हम मेजोरिटी में हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक की वह ही अपने मनमाने तरीके से शासन चलाने लगे, वो सोचता है कि हम ही हम हैं। तो बिना अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, हितों को, जैसे श्रीलंका में हुआ, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, वरना तो ये बहुसंख्यकवाद कहलाता है। पंचायत समिति क्या होती है? जिला परिषद और जो ग्राम पंचायत है उसके बीच की इकाई को हम क्या कहते हैं? त्रिसदस्यीय ढांचा होता है ना जो, तो उसको हम पंचायत समिति कहते हैं। भूगोल के 1 नंबर वाले में देखो 21वां, निम्नलिखित में से
किस में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण। अतिचारण जो होता है वो झारखंड उड़ीसा में कम है, केरल तमिलनाडु नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान कीजिए आप इसको, देखो आप भी आएगा। 22वां देखिए कृषि कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है, मरुस्थली नहीं, लेटराइट नहीं, काली मिट्टी, काली मिट्टी आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, 22 के बाद 23वां देख लेते हैं हम। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, रियो दी जेनेरो में किया गया। ठीक है, खीरा व तरबूज की कृषि जो है उदाहरण है, रबी खरीफ तो गेहूं चावल हो गए, ये जायद है, जायद है, जायद है। रबी खरीफ के बीच में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये जो है चीज़ें उतरती हैं खेतों में, आप देख भी पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचानें जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, तो कपास है। निम्नलिखित में से जो व्यावसायिक फसल कौन सी है, चाय है, गेहूँ चावल नहीं है, चाय आ जाएगा इसका। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, रेशम वस्त्र उद्योग का, मैसूर इसका है, बी आ जाएगा इसका, बी लिखिए आप। ठीक है, बताइए 27 में से कितने हो गए हैं। मैं आगे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। यस यस यस, इट इज़ हियर, लेट मी सी। 28 में क्या पूछा है, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग। ठीक है, NHAI नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपकी जो है रोड्स का, नेशनल हाईवे का, राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करता है। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों को जोड़, जिला मुख्यालय को जिले के अंदर जिला सड़कें होती हैं। ठीक है, राज्य की तो राजधानियों के, राष्ट्रीय मार्ग तो फिर एक दूसरे के राज्यों को। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अखबार जो छपता है वो हिंदी भाषा में होते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद अंग्रेजी के। लेटराइट शब्द में लेटर का शब्द होता है ईट। ठीक है, तो ये है। 34th में देखिए क्या आएगा, चलिए बता देते हैं आपको। 34th में व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं, कि जिसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो और पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों का, क्वालिटी के, रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशकों का प्रयोग हो, उसे हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित करें कि सार्वजनिक उद्योग जिनका स्वामित्व है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे रेल है, भारी भारी इस्पात उद्योग हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। किसी देश के विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है संसार के तौर पर एक पैमाना बना हुआ है, अलग अलग देशों में अलग अलग भी होता है, ये तीनों भी होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी देश के लिए तो वो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है होती है। एक आदर्श स्वयं समूह में 50 से 100 नहीं, 15 से 20 होते हैं आइडियल में। सरकार द्वारा व्यापार के प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है उदारीकरण, जो 1991 में उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने। WTO का क्या अभिप्राय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी, वो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। हमारे यहाँ भी लाख से भी ज़्यादा है, हरियाणा में। इंडिया की भी पता लगाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हरियाणा की कितनी है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका जो है SST का, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। एक हफ्ता पहले हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भेजा था, उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए मैं देख रहा था। ठीक है, इंग्लिश का भी आपको गेस्ट भेज रहा हूँ, अभी आज ही भेज दूंगा, वो ज़रूर कर लेना, कम से कम उतना ज़रूर करना। अभी आ रहा है वीडियो, इस वीडियो के बाद इंग्लिश का 4 अप्रैल को आपका इंग्लिश का है ना, तो आज 1 या 2 तारीख को मैं आपको दे दूँगा, वही कर लेना। उसमें से पूरी उम्मीद रहेगी, होपफुली भगवान का आशीर्वाद है, उस पर भी ध्यान दीजिए आप। ठीक है, थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया कीजिए, पेपरों के दिन हैं, अच्छी डाइट रखिए, अच्छी नींद लीजिए। बोर्ड के टिप्स पर हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लो कि अटैम्प्ट कैसे करना है और OMR शीट कैसे भरनी है, पहला पेज ठीक से भर के आ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर सेट भूल गई, सेट नंबर लिखना भूल गई, साइन भूल गया, साइन ही भूल गया, बीच में 2 पेज खाली छूट गए सर, कहीं चेक ही ना हो, आगे लिख दिया था, बीच की शीटें खाली रह गई। बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे, ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में जाइए आप, OMR शीट वाले के सभी बच्चे देखो, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, तो उससे नॉलेज होती है आपको कि बच्चों को क्या दिक्कत आई और सर ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ये ज़रूर देखें आप सभी बच्चे। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी पढ़े हैं आपके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।